क्लिप शेयर में। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक नए फॉर्मेट का आगाज़ कर रहे हैं अनसेंसर्ड में, और उसके लिए आज से हम ज़रा गेस्ट बेस्ड बात किया करेंगे। एक नया कुछ स्टूडियो हमने बनाया है, यहाँ से हम इसको किया करेंगे रिकॉर्ड और नशर। तो आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आज बैठे हैं, मेरे साथ मोज़ेज़ गेस्ट भी हैं, और बहुत ही कम से कम मैं इनको मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अथॉरिटी हैं ये लोग। तो इनसे ही बात करेंगे आज। हमारे साथ नासिर इकबाल साहब हैं, डॉन अखबार के नुमाइंदे हैं और लेट 90s से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, तो लाइक इन्होंने बहुत कुछ देख रखा है। इसके अलावा साकिब बशीर साहब हैं, चैनल 92 से वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अरसे से कवर कर रहे हैं और बहुत इन डेप्थ कवर करते हैं, और बहुत अच्छी ग्रिप है साकिब बशीर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। उनके साथ हसनात मलिक साहब बैठे हुए हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए रिपोर्ट करते हैं। एक और चीज़ जो मिस कर गया, साकिब बशीर साहब और हसनात मलिक साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, बहुत अच्छी खबरें देते हैं, इनसाइट्स देते हैं। आपको अनसेंसर्ड से ज़्यादा अच्छी इनसाइट्स यहाँ पे मिलेंगी। और हसनात मलिक साहब अगेन एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वन ऑफ माई फेवरेट इन सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छी इनकी जिसे कहते हैं ना एनालिसिस और इनसाइट्स बहुत अच्छी होती हैं। तो इन तीनों के साथ हमने कहा आज बैठते हैं, बात करते हैं कि आखिर चल रहा क्या है। एक एग्जेक्टिव या इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी एक तसादुम की सूरत हाल तो है, उसमें अब चीफ जस्टिस कादी फाइसा दोबारा वार्म अप होके छुट्टी से वापस आए हैं, तो देखते हैं वो क्या करेंगे। और इसके अलावा जो अब एक इमरान खान सेंट्रिक दो ऑर्डिनेंसेस आए हैं, एक उनके मैंडेट के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क है, उसको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है बचाने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के से मुतलका वो हसनात मलिक साहब पहले से स्टोरी कर भी रहे थे। और दूसरा, इमरान खान साहब के खिलाफ जो अब एक नए तोशा खाने का एक रेफरेंस लाने की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए जो उनका रिमांड ज़रा एक्सटेंडेड डालने के लिए वो भी जो एक आ गया है ऑर्डिनेंस, उस पर भी बात करेंगे। और ये इस वक्त जो तसादुम की सूरत हाल है, जो मैंने कहा, वही हमारा मेन इसका आर्गूमेंट होगी, और मीडिया उसमें जो एक कोलेटरल डैमेज बन रहा है वो भी ज़रा डिस्कस करेंगे। तो नासिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोज़ेज़ चीफ जस्टिस कादी फाइसा वापस आ गए हैं, कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो केस की दोबारा अगर रिज्यूम होगी हेयरिंग सो मोटो की, तो क्या अब आपको लगता है कि अदालत का मूड बदला होगा? अब तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने खुद भी ऑब्जर्व कर लिया कि फैसल वाडा और दीगर ने बादियों नज़र में तौहीन की है और जजेस पर अटैक किया है, तो क्या अब उनको लग रहा है कि ये एग्जेक्टिव या बकौर जस्टिस अतर मिल्ला के प्रॉक्सीज किसी और की वो जजों के पीछे हैं और अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही हैं? शुक्रिया असद तूर साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है थैंक यू। और आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। आमीन। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बात कही है कि जो कन्फ्रंट्रेशन हो रही है, देखिए इसमें ना सिर्फ ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। आपको याद होगा, ये मैं वाडा फैसल वाडा के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट में स्पीचेस हो रही हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। देखिए जुडिशरी का इसमें अपना रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। आपको याद है कि उन्होंने बेतहाशा पार्लियामेंटेरियंस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको नाहल करवा दिया और प्राइम मिनिस्टर्स को घर भिजवा दिया। देखिए जब इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, जब इस्टेब्लिशमेंट जो भी मतलब जी। ये एक ऐसा स्टिग्मा है जो धुलना बड़ा मुश्किल है। ये कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन इस दफ़ा एक फ़र्क नहीं नासिर भी हो सकता है कि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर वो लोगों को नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे। ये तो इस्टेब्लिशमेंट के बज़ाहिर लोगों को शायद नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब ये अब रिएक्शन आ रहा है, मतलब ये पे बैक टाइम इन द सेंस हो सकता है। बात दरअसल ये है कि लोगों में इतना इम्प्रेशन तो इतना अच्छा है नहीं ना जुडिशरी का। हमने हमेशा, इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी एक बहुत अहम सतून है, और इसकी जो है ना किसी भी सूरत में मतलब कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। लोगों का ट्रस्ट ख़राब होता है, क्योंकि ये लास्ट रिजॉर्ट है। लोगों को इंसाफ यहीं से मिलेगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। तो लोगों का ट्रस्ट की बात है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ होता रहा है उसकी वजह से इनको अब मतलब रिएक्शन फेस करना पड़ रहा है।
अब ये जो है देखें, पहले पार्लियामेंटेरियंस कभी भी, मुझे बड़ा अरसा हो गया है, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एक दफ़ा ये बात चली थी, इस पर फिर एक कंटेम्प्ट, इस पर एक पटिशन भी फाइल हो गई थी, 14th अमेंडमेंट भी हो गया था, उसमें बड़ा एक इसकी पूरी हिस्ट्री है। लेकिन जिस तरीके से अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो पहले नहीं हुआ करता था। रीज़न क्या है? आपने पार्लियामेंटेरियंस को कंटेम्प्ट लगाया, आपका क्या ख्याल है कि वो डर के बैठेंगे? देखिए, पार्लियामेंट में तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, वो आर्टिकल 68 के तहत आप कंडक्ट ऑफ जज नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन रास्ता तो आप निकाल सकते हैं ना। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो रिएक्शन आ रहा है ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी हो रहा है, लेकिन बराबर के शरीक दोनों हैं। दोनों का फ्री कैन को बराबर तोल रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदार हैं। साकिब बशीर साहब, नासिर भाई कहते हैं कि दोनों फ्री कैन बराबर है, पलड़ा बराबर है, बैगेज दोनों का बराबर है। अगर मैं आसान लफ्ज, एग्जैक्टली बैगेज दोनों का बराबर है, ठीक है, माजी तो यही है, बैगेज तो दोनों का बराबर है। लेकिन अब पहली दफ़ा अगर जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइंड होने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े होने की कोशिश कर रही है, या सामने खड़े होने की कोशिश कर रही है, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि इसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब शायद कहीं पीछे रह गए हैं और बाकी जुडिशरी आगे निकल गई है, या आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं और वो कुछ नहीं करना चाह रहे? क्या है आखिर ऐसा? एक तो मेरा ख्याल है कि अगर माजी की बात की जाए तो माजी तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे सवालात भी उठते हैं, जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस को घर भेजा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। लेकिन मेरा ख्याल है जो मौजूदा सिनेरियो है इसको हमें डिफरेंटली देखना पड़ेगा। जो जज हैं उनसे कोई एट्रीब्यूट करना कि वो कुछ स्पेसिफिक इमरान ख़ान के लिए या किसी और के लिए जो है वो निकल आए हैं या कोई ख़ास उसके पीछे है, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि एक जज हैं, उनके घर एक मंथ जो है वो उसके बेडरूम में, घर में कैमरे लगे रहते हैं, खुफिया कैमरे। उस जज का क्या रिएक्शन होना चाहिए? एक जज है, उसके बहनोई लापता होते हैं, उस जज का क्या रिएक्शन होना चाहिए? एक जज हैं, उनके वालिद जो है वो कोयटा से इस्लामाबाद लाया जाता है, तो उस जज का क्या रिएक्शन होना चाहिए? किसी जज को अप्रोच करने की कोशिश की जाती है, किसी को बैक ऑफ का कहा जाता है, तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी, आज की जुडिशरी थोड़ी सी डिफरेंट देख रही है, सोच रही है, और मेरा ख्याल है कि ये लिंक किया जा रहा है ना एक ख़ास एक बयानिए, क्योंकि केसेस जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही इमरान खान या किसी उसके हैं, और एक ही तो पार्टी के लिए जजेस को अप्रोच किया गया, तो जाहिर बात है तो केसेस भी उन्हीं के हैं, तो वो फिर उसके साथ अटैच कर देते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है ये अटैच नहीं है, और इन जजेस ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। जहाँ तक चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब की आपने बात की, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब यकीनी तौर पर, अगर जब ये इनके पास ये मामला आया था, पहली बात तो ये है कि अगर इस पे कमीशन बन जाता तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो कुछ आया है, ये कभी भी मंजर आम पे ना आता। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, जो रिएक्शन मेरा ख्याल है एक अदलिया के हेड के तौर पर जो होना चाहिए था, मेरी नज़र में वो नहीं है। और अगर कमीशन बनता तो इसका इस खत का हाल फैजाबाद वाले फैसले वाला होता, बिल्कुल होता, और बाद में आप जो है वो हाथ मल रहे होते कि ये हो क्या गया है हमारे साथ। और उसमें जो रिएक्शन डे 1 से इस मामले में जो होना चाहिए था वो नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, अगर वो रिएक्शन होता एक जुडिशरी के हेड के तौर पर उनका, और बड़ा क्लियर कट होता, अभी तक भी एक कन्फ्यूजन है उनकी। जब आप 6 जजेस की केसेस की समाअत शुरू होती है, उस समाअत में जितने रिमार्क्स हैं, सवालात हैं, उस बेंच में जो कुछ किया नज़र आ रहा होता है, उसमें एक जो बेंच को हेड करने वाले हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब, उनके मामले में अब वो कन्फ्यूजन है कि वो इधर खड़े हैं या इधर खड़े हैं। क्या अभी तक भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है बज़ाहिर कि वो जो मुदाखलत हो रही है, या जब लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी, और मेरा ये ख्याल है कि पेशावर ने भी, अगर डे 1 से वो ये कह देते और वो बिल्कुल क्लियर रखते, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कभी भी ना होती। और मज़े की बात ये है कि जब ये मामला चल पड़े, इस दौरान 27 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा है। पहला ख़त 25 मार्च को था 6 जजेस का, दूसरा 27 अप्रैल को था जिसमें बैक ऑफ की बात की गई। तो वो ख़त क्या अब जो है जस्टिस काजी फैज़ साहब ये कहेंगे कि उनके दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो मल्टीपल चीज़ें हैं, और उनको मेरे ख्याल में उसी एंगल से ही देखा जाना चाहिए। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब, आज भी वक्त है,
वो क्लियर कट एक लाइन उनको लेनी चाहिए। जब सारी जुडिशरी ये कह रही है तो फिर चीज़ें अगर बेहतर हो सकती हैं तो उनको मेरे ख्याल में उसी डायरेक्शन पर लेकर चलना चाहिए। अस्ताद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि अब इतना, वैसे तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया और अब आपकी ही खबर थी कि मौजूद चीफ जस्टिस कादी फैसला एक्सटेंशन नहीं ले रहे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तक पैगाम पहुंचा दिया है कि मुझे नहीं एक्सटेंशन चाहिए। आगे तो छुट्टियां भी आ रही हैं, उनका टेन्योर फिर बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब आ जाएगा। तो ये जो बचा कुचा उनका टेन्योर है, इसमें कम से कम अब जजेस वाले मामले पर अब वो आपको लगता है कि अपनी पोजीशन बदल लेंगे, या अब भी उनकी पोजीशन रहेगी कि मेरे दौर में तो हुई नहीं तो हुई नहीं, इसका मतलब है? बहुत शुक्रिया असद, आपने इनवाइट किया अपने नए फॉर्मेट में, हम उसका आगाज़ हमसे कर रहे हैं आप। देखें, चीफ जस्टिस काजी फैसला जो है वो जो उनका एक कल से मैंने एक चीज़ तजिया किया कि जस्टिस काजी फैसला और चीफ जस्टिस काजी फैसला में फ़र्क। जस्टिस काजी फैसला का मीडिया के हवाले से रवैया ज़रा डिफरेंट था, चीफ जस्टिस काजी फैसला का मीडिया के हवाले से रवैया डिफरेंट है। जस्टिस काजी फैसला एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़े अग्रेसिव थे, बड़े सख्त रिमार्क्स देते थे। चीफ जस्टिस काजी फैसला कहते हैं कि इदारों को बदनाम ना करें, बड़े रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। तो इसके अलावा एक चीज़ में मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसला और चीफ जस्टिस काजी फैसला जो वो एक हैं, वो मेरा ख्याल है पीटीआई के हवाले से अप्रोच एक ही जा रही है अभी तक तो जो लग रहा है, और दूसरा उसमें कंसिस्टेंट है, उसमें मुझे कोई डिफरेंट मुख्तलिफ कोई चीज़ नहीं लग रही, उसमें वो दीगर तमाम चीफ्स की तरह कंसिस्टेंट है। यही देखें ना कि अगर देखें 6 महीने में ना एक तरफ वो प्रोसीजर को देख के कहते हैं इंट्रा पार्टी पीटीआई के इलीगल हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं पॉइंट आउट की वो उन्होंने की। दूसरी तरफ वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो उसको वो इग्नोर करके कहते हैं ठीक है जी 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए सारे राजी हैं, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पे कोई नहीं बात हो रही, यहाँ लीगल प्रोसीजर पे जो है वो एक पार्टी को उस जो बल्ले का निशान या उसका इलेक्शन सिंबल है उससे महरूम कर दिया जाता है, और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी उससे ख़त्म हो गई है। देखिए उसके बाद हुआ क्या है, 2 चीज़ें हुई, बल्कि उस इलेक्शन के नतीजे में आने वाली पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी देखिए वो उसमें ये हुआ है ना कि 63 अब उन क्या पीटीआई के मैंने जो कुछ लोग छोड़ के भी गए हैं, क्या उन पे अप्लाई होता है कि वो किसका मैंडेट लेके गए और कहाँ वो चले गए। दूसरा रिजर्व सीट का मामला, 78 रिजर्व सीट जो मिली हैं दूसरी जमातों को माले गनीमत, क्या वो ये मैंडेट है उनका, ये मामला अगर देखा जाए। और जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह ने जो वो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की, उसके बाद काजी फैसला साहब बज़ाहिर ये लगा है कि अब जो ये इतना वाज़े किस्म के रिमार्क्स आ गए हैं कि पीपल मैंडेट जो है वो जो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट में पीपल मैंडेट शुड बी रिफ्लेक्टेड, उस पर जैसे तरमिनल्ला इवन जैसे मोहम्मद अली मज़हर, तो अभी भी खैर कार्ड हैं उनके पास कि वो जो लार्जर बेंच बनाएंगे, लार्जर बेंच गो की कमेटी बनाती है, लेकिन जैसे मुनीब अख्तर क्योंकि वो इस वक्त किसी मूड में नहीं है कि वो चीफ जस्टिस को किसी मामले में कन्फ्रंट करें, तो अब देखते हैं कि उसको लार्जर बेंच में किन जजेस को बिठाते हैं। जो ही वो सस्पेंड हुई मेंबरशिप उन्हें मैनेज की रिजर्व सीट वालों, उसके बाद कन्वे किया गया कि जी मैं जो वो नहीं लूँगा। कि वैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने, उन्होंने मोज़ेस जज ने कहीं उस चीज़ का असर तो नहीं ले लिया कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों को जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट से रुखसत किया गया, जो चीफ जस्टिस कादी फैसला की आंखों में आंखें डाल के बातें करता था, जिस तरह से वो रुखसत हुआ, तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने सोचा कि अब मेरे ख्याल में जो भी कमेटी में आए उसको खुश उसलूबी से कबूल कर लिया। एक चीज़ ये है कि जो मुनीब अख्तर साहब की एक तो वो जजमेंट भी है चीफ जस्टिस दी मास्टर ऑफ रोस्टर, वो उनका एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, वो बल्कि बंदियाल कैंप की पोजीशन है। मैं कहूँगा कि जैसे आयशा मलिक की भी वही पोजीशन है, जैसे शाहिद वहीद की भी पोजीशन है। यहाँ वो खामोश हैं इस वक्त, उन्हें पता है क्योंकि जो दूसरा कैंप है जो हम कहते थे कि उस वक्त आज़ाद जजेस, वो उनमें एक कन्फ्लिक्ट आ गया ना। 6 जजेस के लेटर में अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैसला और जस्टिस अतर मिनल्ला आमने सामने आ गए। अब जस्टिस अतर मिनल्ला एक ही हम उनको आइन पसंद आजाद वो एक ही कैंप से थे, मतलब उनमें इख्तलाफ आ गया।
अब बज़ाहिर यही है कि कोशिश तो होगी, कुछ रिटायर्ड जजेस भी पढ़ेंगे कि इनको इकट्ठा किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब नहीं होंगी। अब इस वजह से नहीं होंगी क्योंकि एक तो जस्टिस काजी फैसल ने जो पोजीशन ली जिस तरीके से 6 जजेस के केस में, उसके बाद ट्रस्ट कम हो गया है उन हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि अगर उनके साथ सदर पाकिस्तान जो बताया जा रहा है कि सदर आसिफ जरदारी जो है एक्टिव हैं इन हालात में चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब जरदारी साहब जो हैं वो क्योंकि एक तो इसमें अगर वो चीफ जस्टिस से करते हैं कंटेक्ट काजी साहब से या उनको कहा जाता है, तो काजी साहब इस वक्त पोजीशन में इस वजह से नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से जो उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई उसमें मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो भी और फिर फुल कोर्ट जो मीटिंग हुई 2 वहाँ जो कुछ बातें हुई, और अभी जो 3-4 हियरिंग हो चुकी हैं 6 जजेस की, एक भी रिमार्क जो है उनके हक में नहीं आया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। ठीक है एक्सटेंशन का मे भी वो पहले भी ना चाहते हों, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है या जो भी, लेकिन अब वो उस चीज़ को अब इररिलेवेंट हो गया। मामला ये है कि क्या जो इस वक्त जजेस जो टफ टाइम दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, उनके हवाले से एक क्या मतलब चीफ जस्टिस अब उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वो अगर उनको कुछ अप्रोच देखिए, एक तो मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि जो कुछ लिया गया, जो इस वक्त इन 6 जजेस के साथ हुआ, और मई से देखे ना वाक़यात अब और उनको मुलज़म के तौर पर पेश किया जाता है। तो मैं ये बात कर रहे थे कि अदलिया देखें, अदलिया अगर जो चाह रहे हैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव अदलिया खामोश रहे तो फिर तो कोई इशू नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि अदलिया जो है वो खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वो पहले जो है वो अपने चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं मैं खुद बात कर लूँगा, आप कंटेम्प्ट कार्रवाई ना कराएं ये वो। अब वैसे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अब इतला आई है कि एक कल किसी ने दरख्वास्त दी कि जी मियाँ दाऊस मेरा ख्याल है कि जो कंप्लेंट है वो जल्द से जल्द डिसाइड हो। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक मामला है कि 6 जजेस कह रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस को कहा कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, इंटिमिडेशन हो रही है, तो उन्होंने कहा जी मैं मामला सेटल मैं बात कर लूँगा, और फिर उसके बाद खामोशी रही, उस पर हम पे फिर भी दबाव होता रहा। तो ये चीज़ भी अब देखना है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसमें गाइडलाइन ही देंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो देखें अब इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी एक्टिव हो जाए, हाँ एक्टिव हो जाए। लेकिन वो उन 6 जजेस के खत के ऊपर एक्टिव होगी या जो रेफरेंसेस पड़े हुए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस उनको कंप्लेंट कहा जाता है। रेफरेंस तो सदर मतलब वो कंप्लेंट जो पड़ी है। देखिए कंप्लेंट मुझे जो लग रहा है कि वो यही अब इस वक्त होगा कि अगर ये जजेस नहीं रुकते तो फिर इनकी कंप्लेंट से बाजू मरोड़ी जाएगी। ये लग रहा है कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है। एक तरफ ये है कि जी बस ठीक है यार मामला हल हो जाए, अगर मामला क्योंकि प्रॉब्लम चैलेंज बड़ा पीटीआई, अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये किया जाएगा कि वो एक्टिवेट किए जाएंगी चीज़ें। अब उसमें ज़िम्मेदारी जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, क्योंकि वो भी एसजेसी के मेंबर हैं, वो क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो जो अगर कंप्लेंट में उनको नोटिस आएगा में भी वो जवाब दें, लेकिन जब शो का या इस सूरत हाल उस नई तक पहुंची ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। और इस वक्त जो सपोर्ट है और केपी में वकीलों की सबसे ज़्यादा पीटीआई वहाँ जितनी बार है वहाँ जीती हुई, यहाँ बस लाहौर हाई कोर्ट में भी जीती, बस से भर के पीटीआई वाले वकील लाएंगे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वैसे ही उनका ग्रुप, हालांकि इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता है, लेकिन ये सारे जूनियर, रियासत अली आज़ाद जूनियर हैं तारिक जहांगीरी साहब के, इसके अलावा राजा अलीम अब्बासी, शफकत अब्बासी तो खैर डिप्टी अटार्नी, ये और लोग, ये इनका जो पुराना एक बार ग्रुप, जब इस्लामाबाद बार और केपी के वकील और लाहौर के वकील होंगे तो यहाँ चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की भी जो इतलात हैं ये वही लीगल टीम है जो काजी साहब की लीगल टीम थी, वही लोग जो हैं वो उनके लिए तैयार बैठे हैं कि कुछ करें। और ये कि काजी साहब कि मैं देख रहा हूँ, मैं टाइम लंबा ले गया हूँ कि आसिफ सिंह खोसा साहब ने भी, आपको याद होगा कि 20 मई को कंप्लेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फैसल के खिलाफ आया था, तो शुरू किया दिसंबर में उन्होंने रिटायर होना। उसके बाद उनके साथ जो हुआ, उनकी ये हम परसेप्शन जो लोग नासिर साहब और हम जिनसे मिलते थे वो कहते थे कि वो बुग़्ज़ शरीफ फैमिली में तो कुछ कर रहे हैं लेकिन वो किसी के इशारे पे नहीं कर। लेकिन काजी साहब ने उनको ऐसे एक्सपोज किया और कहा कि जी आपने जो जिस तरीके से मुझे अलहदा वॉक पे ले गए और बातें की, और वो बातें क्या थी, फिर काजी बंदियाज हमें बताया धरना के इसमें मजीद रिव्यू कुछ ना करें, और लेकिन वो उनको डैमेज हो गए थे। अब काजी साहब पे है कि वो
जो अगले 4 महीने हैं अगर ये कंप्लेंट टेकअप करते हैं तो फिर ऑलरेडी जो उनके साथ सूरत हाल है कि वो कितना उसके साथ वो अपनी उनकी सूरत हाल फिर तो ये होगी कि पहले तो सिर्फ इमरान खान के शायद बोगस में कर रहे थे, लेकिन अब अगर उन जजेस को वो पेनलाइज करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है इशारा कहीं और से है। देखें वो कुछ पर्सनल भी हो जाता है ना कि यार एक चीज़ है कि काई साहब खुश तो नहीं है ना इन लेटर को जो लिखे हैं इन्होंने जजेस, ये तो ओपन सीक्रेट, वो खुश नहीं है इस तरह। वो तो बल्कि कह रहे थे कंटेम्प्ट कार्रवाई क्यों नहीं की, जरूरत होती एक जज साहब ने कहा कि जी जरूरत होती है कंटेम्प्ट की नोटिस करते, तो अब उन्होंने नोटिस लेने शुरू कर दिए। अब मेरा ख्याल है कि अब तो काई साहब वैसे वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी 26 या 25 मार्च को, वहाँ पे एक ऑफ़र ये भी उन्होंने रखी गई थी कि अगर आप कहें आप जो लेटर आया है इस पर लिख के दे दें तो फिर कंटेम्प्ट से शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इनसाइड होती रही हैं। फिर आथर जज का पूछा गया कि आथर जज कौन है इस लेटर जजेस के मतलब मेरा ये ख्याल है कि उन जजेस के उस लेटर के उस लेटर के कंटेंट की बजाय आथर पूछे जाते रहे। ठीक, अच्छा नासिर भाई, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मंडला और जस्टिस मोहम्मद अली मदर का रिजर्व सीटों वाला फैसला है, आपको लगता है कि ये जो 13 जनवरी का फैसला है उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है इस बेंच ने? देखिए अच्छा पहले मैं एक छोटी सी बात करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए ये जो पहले तो ये बात बड़ा एक अजीब हमारे मुल्क में एक अजीब कंसेप्ट हो गया कि जी जजेस एक पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी को। यार उनके सामने जब एक केस आएगा मेरिट पे तो उन्होंने मेरिट पे डिसाइड करना है। हाँ ये एक अलग बात है कि खान साहब ने कोई चीज़ कोई इशू नहीं छोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में नाम लिखा है, जुडिशरी का बर्डन मतलब कंधा इस्तेमाल ना कर रहे हो। हर इशू पे उन्होंने पिटीशनें फाइल की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी भरी हुई हैं, हाई कोर्ट में भी भरी हुई है। लेकिन जब जज के सामने इशू आएगा तो उसने अपने वो मेरिट्स पे लॉ जो कहता है उस पर डिसाइड करना है। ये हमारे एक अजीब एक कंसेप्ट हो गया कि जी ये वो जज फलां पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, ये जज फलां पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। हैविंग सेड दिस, मेरा एक अपना एक भी पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद मेरा ख्याल है कि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल केसेस सुन रही है। आम लिटिगेंट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वजह ये है कि आप भी वहाँ जाते हैं, हम सब दोस्त वहाँ जाते हैं, आम लिटिगेंट वहाँ से मायूस आ रहा है वापस। ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सब कुछ केसेस वहाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि वहाँ आम केसेस नहीं लगते, लेकिन एक केस लगता है मेंटेनेबिलिटी पे कई महीने उस पर डिस्कशन चल रही है। आप ये ना करें, आप लिटिगेंट को मायूस ना होने दें। जो भी पटिशनर देखें, बहुत सारे हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे बहुत सारे जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के भी जजेस हैं। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, लाहौर हाई कोर्ट में भी है, सिंध हाई कोर्ट में भी है। वो एक दिन या 2 दिन में या एक मैक्सिमम एक हफ्ते में डिसाइड हो रहा है केसेस, बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि जजेस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बिल्कुल स्टैंड ठीक लिया है, लेकिन आप ये देखें कि दरवाजे खुले थे तो प्रेशर्स आने शुरू हुए ना। हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे वो क्या नहीं मिला करते थे, आपको सब मालूम है, सब जजेस के नाम मालूम है। वो एक आध जज तो सबके सामने कोर्ट रूम में कहते थे कि आपको पता है कि हमारे किन किन लोगों से शनासाई है और हम कितने पावरफुल हैं। ये कोर्ट्स में चीफ जस्टिस साहब ने कहा हुआ है। तो ये क्या, हालांकि जिस बात बंदे को शर्म आनी चाहिए कि मैं एजेंसियों से राब्ते में हूँ, वो बात वो काबिल फख्र होकर बयान किया। और आपको हमारी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। आप एक लॉयर को ये बात कह रहे हैं, तो जब आप ये लॉयर को हमारे बहुत से सहाफ़ी भी ये हरकतें करते हैं। हाँ, तो आप देखें आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं, आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने न्यूट्रल होकर डिसाइड करना है। तो जहाँ तक आपके सवाल का है, देखें एक तो ताल्लुक इसका जो हसनात साहब ने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बातें चल रही थी जिसमें एक्सटेंशन, वो तो स्कटल हो गया ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को इल्ज़ाम भी नहीं दे रहा, मैं किसी के, लेकिन आप अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती ना। वो जो स्पेकुलेशन थी वो उसके बाद वो पुट टू रेस्ट होगी। ठीक है, लेकिन ये बात भी तो देखें ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मतलब इलेक्शन सिंबल से इलेक्शन उसने नहीं लड़ा, लेकिन वो जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनका जो रिजर्व सीट्स हैं वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जा सकता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ये क्वेश्चन बिल्कुल पर्टिनेंट है कि आपने अगर पीटीआई के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है तो वो वोट आप नून लीग को कैसे दे सकते हैं या पीपल्स पार्टी को कैसे दे सकते हैं। इस पे कोई डिसीजन होना चाहिए। देखें अगर
उन्होंने उस कैंप से नहीं लड़ा तो ठीक है, उन्होंने एक लिस्ट भी नहीं दी इलेक्शन कमीशन में, तो ये मुझे लगता है हमारी बातें पसंद नहीं आ रही कुछ लोगों को। लगता है हिल रहा सब कुछ आपकी बातों से, ज़मीन कम से कम हिल रही है, आसमान का भी पता नहीं। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद है कि इस पे कोई डिसीजन आना चाहिए, इस पर डिसीजन आना चाहिए। अच्छा साकिब भाई, बात की कि मैंडेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अब वो मैंडेट तो ट्रिब्यूनल्स की सूरत में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वहाँ से भी जवाब आना चाहिए कि जो क्वेश्चन एक लगा हुआ फॉर्म 45 फॉर्म 47 का, उसके 3 केसेस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी साहब का, उसमें आ गए हैं तीनों इस्लामाबाद के हल्के। और अगर हम वो पतन की रिपोर्ट देखें तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में वो एक हेयरिंग की मार केस है। आपको क्या लगता है कि क्या वो केस वहाँ पे जल्दी डिसाइड हो जाएगा? और अगर वो पतन की रिपोर्ट की रोशनी में देखा जाए, अगर वैसा ही डिसाइड हुआ तो क्या वो पूरे मुल्क के फॉर्म 45 फॉर्म 47 के क्वेश्चंस के ऊपर इंडोर्समेंट देगा कि ये डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, मैंडेट डिस्प्यूटेड है, कंट्रोवर्शियल है, एक डिस्प्यूटेड पार्लियामेंट बैठी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशंस कर रही है? बिल्कुल, इस सवाल के साथ ही हम एक और जो है वो इस पे क्वेश्चन भी उठता है कि जब से जस्टिस जहांगीरी, उनका बड़ा क्लियर कट ऑर्डर उन्होंने दिया है। एक तो उन्होंने एफिडेविट्स मांग लिए हैं कि जो बंदा भी आएगा वो एफिडेविट दे के आएगा, फिर गवाही होगी, जरा होगी, सब कुछ होगा। फिर उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर कट कह दिया कि ये केसेस लटकाएंगे नहीं, हम इनका फ़ैसला करेंगे और जल्दी फ़ैसला करेंगे, और बड़ा क्लियर टाइम दिया उनको कि मतलब फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात वकील आता है ना, कि वकील आके कहता है कि जी 15-20 दिन के बाद जी मेरा वकालतनामा तो मैं नेक्स्ट पे, उन्होंने कहा नहीं, आज मैं आपको ये अलाउ कर रहा हूँ, 18 दिन पहले हमने नोटिस किया था, ये जो कैंडिडेट है या जो MNA साहब हैं, ये उन्होंने रिप्लाई देना था, मैं आप पे नहीं कह रहा, उनको पहले वकील करना चाहिए था, ये कोई तरीक़ाकार नहीं और हम नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे। फिर उन्होंने इश्तिहारात वगैरह ये वो दिए। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मेरे लिए वैसे काफ़ी हैरान कौन थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कहा ना कि बैरून मुल्क से इसके फोरेंसिक होने चाहिए तो हम वो भी करवाएंगे। तो बड़ा क्लियर कट एक मैसेज है, एक कि टाइमली उसका फ़ैसला होना है और मेरिट पे फ़ैसला होना है, ठीक है। फिर पतन की रिपोर्ट और बहुत सारे सवालात, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी आ गए हैं, फिर मतलब ऐसा है कि मतलब तीनों हलकों में और भी कैंडिडेट्स आ गए हैं। उन्होंने कहा हम भी फॉर्म 45 जमा करवाएंगे। अब वो फॉर्म 45 अगर 3 कैंडिडेट्स के फॉर्म 45 मुख्तलिफ होंगे इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 से या MNA बनने वाले, तो बहुत सारे सवालात उठेंगे, फिर फोरेंसिक्स होंगी, फिर सारा कुछ होगा। एक जज है वो इंडिपेंडेंट, उनके साथ भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, 6 जजेस में वो भी शामिल है जस्टिस जहांगीरी, तो वो ये केस सुन रहे हैं। तो उस जो उन्होंने जिस तरह का तासुर दिया है, उसके बाद मेरा ख्याल है हुकूमत, इलेक्शन कमीशन सब हिल गए हैं। 6 जज जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे हुए थे, उसके बाद उन्होंने एक तो उनको नोटिफाई नहीं किया, 1 सवा महीना रखा, और कल फिर एक वो ले आए सदारती ऑर्डिनेंस। उन्होंने कहा जी रिटायर्ड जज भी जो है वो आप डाल सकते हैं। अब सूरत हाल पता है क्या है, सिंपल सी है, पूरे मुल्क में ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, कहीं रिटायर्ड जजेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पंजाब में ज़रूरत है। और 6 जजेस के नाम लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे हुए हैं, सवा महीना हो गया है, नोटिफाई करना था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। हुकूमत ने कल जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस लाया, इसका मतलब है गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन भी आपस में कहीं राब्ते में है। मतलब इससे तासुर ये जा रहा है ना, या तो तासुर उसको ज़ाहिल करें कि वो आप रिटायर्ड जज लगाएंगे। फिर कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी सलमान अकरम राजा की कि वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं ट्रिब्यूनल्स लगा रहा, ट्रिब्यूनल जजेस, लेट हो रहा है काम। तो ये जो एक्ट्स हैं, मतलब कल लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर फैसला महफूज किया और इधर शाम को ये आ गया। अब आप इसको देखें, ये फिर कहेंगे कि वो अदलिया जो है वो पता नहीं कैसा सोच दिया। तो आपने डायरेक्ट मेरी नज़र में तो अदलिया के साथ खेल खेला है कि वो एक केस सुन रहे थे कि ये कर सकते हैं, ये क्या होगा, इसका फेट क्या होगा कि अगर नोटिफाई नहीं करता इलेक्शन कमीशन, तो फिर उन्होंने फैसला महफूज किया और उसके 4 घंटे के बाद आप जो है वो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके आए। तो ये तो बुनियादी तौर पर अदलिया के साथ खेल खेला गया है। लेकिन तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है को इंडिपेंडेंट जजेस अगर ट्रिब्यूनल्स में बैठ गए और इंडिपेंडेंट फैसले आना शुरू हो गए, और इस्लामाबाद समेत कहीं ना कहीं 2-4 और हल्के भी उनमें ऐसे सवालिया निशान आ गया और फैसले मुखालिफ आ गए, तो 8 फरवरी के इलेक्शन पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फिर जो है वो सब सवालात उठेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल अगर मुझे इजाज़त दें, आपको याद है जब पिछले इलेक्शन में थे 2018 के, उसमें RTS बैठा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हो गए थे जी। तो मेरा सवाल है कि तो अभी आपने जो सवाल किया है ना कि जो
ट्रिब्यूनल बैठेगा और वो अगर वो केस मतलब ये डिसाइड हो गया कि जी चोरी हुआ है ये इलेक्शन, तो पिछले भी ये इलेक्शन थे, उससे पहले भी ये इलेक्शन थे, हमेशा यही बात चलती है। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, उस वक्त नासिर भाई अगर आप देखें उस वक्त ट्रिब्यूनल तो इस तरह एक्टिव नहीं होते थे। लाइक कासिम सूरी साहब 3-3 साल स्टे पर बैठे रहते थे। फैसल वाडा साहब से सवाल पूछा जाता था कि जी आपने कब अपनी शरीयत सरेंडर की, उनको वो भी 3-3 साल उस सवाल का जवाब लेते थे, जैसे आमिर फारूक उनका पास करवा दिया करते थे। बट अभी अगर ट्रिब्यूनल्स बैठ के स्पीडी इन पर ट्रायल करके और उसके बाद Decide फिर- करने नहीं, मेरा उसके ये ख्याल है उसके कि बाद फिर अपील इसमें भी एक होगी और ना। चीज़ भी है, एक अपील भी है, डेफिनेटली अपील में भी अपील भी है, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो ट्रायल कोर्ट की तरह होता है कि ट्रायल पूरा होना है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला बड़ा मैटर करेगा। लेकिन एक और चीज़ भी है कि मतलब ये अगर क्वेश्चन हमारे मेरे जहन में हो कि 13 का भी रिग्ड हुआ, 18 का भी हुआ और जो है वो 24 का भी हुआ और 30 का भी हमें इंतज़ार करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हमें बेहतरी की तरफ तो जाना या सोचना तो डेफिनेटली है। एक और आखिरी चीज़ में इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन एक मैनेजमेंट सिस्टम था जिसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने जैसे ही फॉर्म 45 लेना था तो उसके साथ उसने अटैच करके भेज देना था इलेक्शन कमीशन को, उस सिस्टम में उसने डाल देना था और वो सिस्टम सबको दिया गया। जब इलेक्शन था, जिस दिन इलेक्शन था उस दिन तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा हमने कि आज तो इंटरनेट बंद है तो क्या इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है? उन्होंने कहा कर रहा है, वो तो बेहतरीन करेगा क्योंकि उसका तो इंटरनेट के साथ ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन 4 दिन पहले 5 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन के वकील और उनके हुकाम पेश हुए तो उन्होंने, जो दूसरी साइड से ही शोएब शहीन साहब, उन्होंने कहा जी इनको कहें कि EMS सिस्टम से जो जनरेट हुआ था रिजल्ट फॉर्म 45 का इनिशियली प्रिजाइडिंग अफसरान ने भेजा था उसको भी लेके आए। उन्होंने कहा जी उस दिन तो इंटरनेट नहीं था तो वो तो काम ही नहीं इस तरह कर रहा था। तो ये देखें एक कंट्राडिक्शन कहीं ना कहीं, बहरहाल कोई भागने की कोशिश हुआ कि चीज़ें अच्छा असनाद मलिक साहब, ये आपकी स्टोरी थी सबसे पहले कि वो उनके ट्रिब्यूनल के जजेस नहीं लगा रहे, नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, ये जो जस्टिस चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने जो नाम भेजे हैं, और आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट के भी 5 जजेस की बात की थी, वो तो लग गए। लेकिन लगता है कि इलेक्शन वाला मामला बहुत ज़्यादा संगीन है कि ये अब उस पर आर्डिनेंस लेके आ गए हैं। तो क्या इस आर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन खुद भी जजेस अपॉइंट कर सकते हैं, रिटायर्ड जजेस, या अभी भी रिटायर्ड जजेस का नाम भी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ही प्रोगेटिव होगा कि वो रिटायर्ड जज देते हैं, सर्विंग जज देते हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी हर्डल पंजाब में है वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद जी। अगर और 1-2 महीने पहले कहीं से भी ये आवाज़ नहीं उठ रही थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाए। ज़्यादा ये था कि जी जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल, फिर ये था कि जस्टिस आबिद अजीज़ शेख को ले जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैसल 5 जज गालबन सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर रहे हैं। एक भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो होना चाहिए, क्योंकि आबिद अजीज़ शेख साहब को अगर किया जाता है तो वो मे भी जस्टिस शाहिद वहीद के बाद उनका है कि वो कुछ अरसे के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। और लेकिन अब जो है हुकूमत और बार से सबको पता है कि परेशानी है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, उनका टसल चल रही है। और अब यह है कि चीफ जस्टिस साहब वो सेम पेज पर नहीं है एग्जेक्टिव के। जी। तो अब यह है कि वो अगर उनको एलिवेट किया जाता है, इसमें सारा अब जस्टिस काजी फैसल क्या सोच रखते हैं इंस्टीट्यूशन के हवाले से, या जस्टिस मंसूर अली शाह पे डिपेंड है, क्योंकि अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और बार के नुमाइंदे 3 तो वोट हो गए, चले अगर उन्होंने कहना है कि इनको ऊपर ले जाएं, 2 वोट और चाहिए। तो अब इसमें अगर उनको लाया जाता है तो ATC के जज जो अपॉइंट हो गए मे बी वो भी चेंज हो जाए। नए चीफ जस्टिस जो हैं वो भी जो है वो शुजात अली खान साहब हैं, गो कि वो उनके बारे में यही रहा है कि वो जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब के करीब रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको जाना जाता है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है इस वक्त उनको जिस तरीके से लाया जाना, फिर बाकर नजवी साहब से आपको पता है काई साहब की कोई अच्छे नहीं है उनके हवाले से तसरात, जो उन्होंने इलेक्शन मैटर में भी बात की, उनको तो अगले साल उन्होंने रिटायर होना है। तो ये हो सकता है कि अब अगर शुजात अली खान साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो हुकूमत तो खुश होगी इन हालात में। मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि क्या होता है। वो असल मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको लाया जाएगा तो ये तो फिर बात होगी कि क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो हुकूमत के गले में हड्डी फंस गई थी वो निकाल दी। देखिए अब ये है, लेकिन दूसरी तरफ वो है कि जी उनकी सीनियरिटी प्रिंसिपल पे तो उनको लाना चाहिए। मलिक शहजाद साहब को ये है फौजदारी के, वैसे भी पहले भी वो फौजदारी के ही केस करते थे, लेकिन किसी को याद नहीं था। हर कोई कहता था कि जैसे आलिया नीलम को लाए, अब कहते हैं जी मलिक साहब जो हैं वो ठीक हैं, घेबर साहब को लाएँ। तो अब घेबर साहब जो हैं, क्योंकि वो पिंडी घेब से हैं, तो उनको हम जब वकील थे तो उनको शहजाद अहमद घेबा कहते थे ना,
तो वो अब उनको कि सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, फौजदारी के केसेस बड़े पेंडिंग हैं, फिर एडहॉक जज के लिए सरदार तारिक साहब को भी लाना है, उसके लिए पहले कंफर्म सीटें मुकम्मल होंगी तो फिर सरदार साहब को भी लाया जाएगा। और वो आपकी खबर थी, हमारी भी थी कि पहले वो रिलेक्टेंट थे, अब में भी वो एग्री कर जाएं जब उनसे पूछा जाए। तो अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, जैसे शायद करीम ने कल जजमेंट रिजर्व की इस पर कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही, किस वजह से इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, सुना, फिर उसके फ़ौरन जो है वो ये आर्डीनेंस आ गया है। अब ये आर्डीनेंस जो आया है इस टाइम पे, इसकी बात तो है कि जी ये क्यों आया है। और जस्टिस काजी फैसल ने, आपको याद होगा कि पिछली हियरिंग में यही कहा था कि आर्डीनेंस से मुल्क चलाने हैं तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे, हर चीज़ क्यों नहीं, ये हर चीज़ लेके जाई जा रही। और इसी तरह पीटीआई के दौर के आर्डिनेंस नैब लॉ अमेंडमेंट, जिस बारे में वो ऑब्जर्वेशन नैब लॉ अमेंडमेंट का केस कल है, उससे पहले आर्डीनेंस आके जो है रिमांड 10 दिन से 14 दिन से फिर 40 दिन कर दिया जाता है। और माजी में एक ही पॉइंट था पीडीएम गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और नून लीग का कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होता रहा है, इसी वजह से इसकी अमेंडमेंट की जा रही। अगर फिर जो है इस वक्त टारगेट इमरान खान है और उनकी पीटीआई है और उससे आप चलान रिमांड जो है वो 14 दिन से 40 दिन करेंगे, तो लोग तो कहेंगे कि अभी तो फिर वो इसी के लिए पर्पज़ के लिए नैब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अब सारी चीज़ें, कल की हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इमरान खान सबसे पहले उनकी दरख्वास्त होगी कि जी मुझे जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग आवाम देखे, परसों। तो अब परसों जो है वो उसमें पता चलेगा कि अदालत भी पूछेगी इनसे कि ये आर्डीनेंस पे बाद फिर ये जो 40 दिन रिमांड, क्या नैब पे दिन ब दिन जो है अमेंडमेंट सिर्फ एक मामला है। तो ये हुकूमत ने अपना केस कमज़ोर किया, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत भी अब इंटरेस्टेड नहीं है अमेंडमेंट बहाल रहे नहीं, क्योंकि अब इस वक्त नैब पुराने वाला वो पीटीआई को अफेक्ट करेगा, इस मौजूदा हुकूमत को तो नहीं करेगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। सबसे एक और जो चीज़ आखिरी में जो खबर भी है वो ये जो ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, इसमें ख़बर है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो एक है फोरम, जिसके महमूद खान अचकज़ई साहब जो सरबराह हैं, बताया जा रहा है उनकी तरफ से एक पटिशन आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, और एक रिटायर्ड जज जो है वो उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड नहीं, रिज़ाइन किया शायद जमील साहब ने, वो इस पर कोई वर्क कर रहे हैं और भी लोग भी उसमें हैं, और वो ये इस्तदा कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल से पहले ये सिस्टमेटिक धांधली हुई है और इसको प्रोब किया जाए और वो पटिशन फिक्स हो। अब वो इसी का वेट कर रहे थे कि पटिशन कल आ रही है, वो पटिशन जो है वो दिनों में आ जाएगी, मे भी वो आ जाएगी। वो पटिशन जब आएगी तो फिर अब पटिशन नहीं लगेगी तो वो उसमें मौलाना फजल रहमान और ये लोग फिर इनकी कोशिश होगी कि दबाव बढ़ाया जाए। जिस तरह आपको याद होगा कि पनामा की पटिशन नहीं लगी, पनामा में पटिशन जो है वो बड़ी डिले से अनवर रईस जमाली लगा रहे थे, इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन की सूरत, और उस वक्त फिर लार्जर बेंच बना, और जो ये बात होती है ना कि आसिफ सईद खोसर ने कहा कि जी आप उधर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ये हुआ रहा था कि पेशावर इस्लामाबाद रास्ता कटा हर तरफ ज़रा, तो उन्होंने कहा जी हमने अब इस मामले को टेकअप कर लिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट अदालत में है, तो यहाँ क्योंकि नैरेटिव बनता है तो कहा जाता है कि जी उनने उनको बुला के कहा, हालांकि उस दिन हेयरिंग हो रही थी, बल्कि उस दिन अजमत सईद और ये जजेस जो हैं इनके नमाज आ गए थे कि जी कोई फोरम भी इस मामले को नहीं हो रहा। अच्छा, पनामा में सारे बात करते हैं, पहले दिन ही सलमान असलम भट्ट साहब जो अटार्नी उनके वकील थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम मेंटेनेबिलिटी पे इतराज़ ही नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। वो एक पेज का नासिर साहब इसको सेकंड करेंगे, मेंटेनेबिलिटी पे ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, और कहा कि जी हम तो एग्री हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन दूसरे क्लाइंट को भी पाबंद करेंगे वो। तो फिर जब खुद ही आपने मेंटेनेबिलिटी पे, हालांकि मेंटेनेबिलिटी पे बात हो सकती थी, आपके पास नैब था, नैब पे आपने नहीं मामला पनामा का किया, एफबीआर से नहीं कराया, चीज़ों को क्लियर करते। फिर हुकूमत एक था कि जी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, उसकी टीओआर पे सुप्रीम कोर्ट विलिंग नहीं हुई थी। तो ये चीज़ें देखें, हर दफ़ा जरदारी साहब अभी रिसेंटली इलेक्शन के बाद, ये नहीं इलेक्शन से पहले जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी, एक थोड़ा सा रगड़ा लगा पीपल्स पार्टी को, आपको याद होगा कुछ लोग इनके एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर भी जमानत हुई, और ये आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है कि किस तरह चीज़ों को डील करना, टाइम स्पेंड करना, और फिर टाइम जब आपके मुवाफिक आ जाए फिर आप उसमें गेम मेन हो जाते हैं। यही चीज़ जो होती है कि नून लीग को समझ नहीं आई कि उस वक्त टाइम उनके पास था चीज़ों को। मैं इसी तरह पीटीआई का मामला है
पीटीआई भी जो एक टाइम के साथ एक टाइम मुश्किल आता है उसको गुजरना होता है, लेकिन वो नहीं गुजरते। उसके बाद जो है वो गलत तरीके से डील करते हैं, जिसका नुकसान इन जमातों को होता है। इसी वजह से आप देखें कि जरदारी साहब को किसी एक केस में भी उनकी कन्विक्शन नहीं हुई। वजह क्या है कि वो एक टाइम के साथ वो स्पेंड करते हैं, जब टाइम उनके मुवाफिक आ जाता है तो वो सारे केस, अब जिस तरह अब उनके सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म रुक गए हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। तो ये एक तरीक़ाकार होता है, टैक्टिक्स, जो दूसरी जमातें जो है मज़ा नहीं लग रहा है उनको। जब उनके मुखालिफ हवा चल रही होती है तो वो टाइम गेन करने की कोशिश करते हैं, और जब उनका टाइम आता है तो फिर वो उन केसेस को डील कर लेते हैं। अच्छा, आखिर में नासिर भाई, मुख्तसरन कल बहुत अहम हियरिंग है, परसों कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, हाँ, सेक्टर कमांडर ISI, सेक्टर कमांडर MI, IB के डायरेक्टर तलब किए हुए हैं, लाइव स्ट्रीम होनी है यूट्यूब पर। मीडिया को अब तो सिंध हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि वो करे रिपोर्ट। क्या सेक्टर कमांडर आएंगे, और अगर नहीं आते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, कहाँ तक जा सकती है? देखिए, पहली बात है कि मुझे इस पर इख्तलाफ है। देखिए, दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत कवर ब्लोअप नहीं कर सकते आप, ये हाई कोर्ट्स भी नहीं करती ना, ये कोई छोटी कोर्ट भी नहीं करती, ये बड़ी कोर्ट भी नहीं करती, पूरी दुनिया में ये है। मुझे याद है लंदन में एक दफ़ा एक बुलाना पड़ा गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर को, तो उन्होंने उस ऑफिसर को एक्सेस भी नहीं दी थी आम लोगों के साथ, और बहुत मजबूरी थी क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा आ गया था। तो उन्होंने उनको किसी और कमरे में बिठाया था और वो सिर्फ सवाल जवाब हो रहे थे, और उनको जब लाया गया था कोर्ट रूम में वो भी डिफरेंट रूट था, और उनको जब लेके जाया गया तब भी डिफरेंट, उन्होंने आम लिटिगेंट से उनको मिलने ही नहीं दिया था। देखें, तरीका यही है कि सेक्रेटरी डिफेंस के ज़रिए ही मतलब जो भी उनके स्टेटमेंट है या जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो दिया जाए। ये देखें, खाम खा का ज़रूरत नहीं है कि कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए। देखें, जो जज है उनको सवालों के जवाब चाहिए। मिसिंग पर्सन का भी केस के इश्यूज़ हैं, ये मिसिंग पर्सन एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है और ये बहुत पाकिस्तान का बहुत एक सीरियस मसला बना हुआ है। इसका हल होना ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं। मतलब मैं पर्सनली तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप उनका कवर ब्लो करें। उनका कवर ब्लो नहीं होना चाहिए। हाँ, और कोई रास्ता निकाला जा सकता है, अकाउंटेबल उनको होना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि उनको अकाउंटेबल ना करें, लेकिन वो सेक्रेटरी डिफेंस के ज़रिए। अच्छा, आप साकिब भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, मूड आजकल आप देख रहे हैं जजेस का। कल सेक्टर कमांडर ISI आ रहे हैं, सेक्टर कमांडर MI आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर नहीं आते तो कहाँ तक जा सकते हैं? जैसे समझते क्या नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगली जो क्वेश्चन है आपका कि वो अगर नहीं आए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि कल की समाअत में अदालत ने वज़ीर कानून को भी बुला रखा है, सेक्रेटरी दिफा हैं, सेक्रेटरी दाखिला भी हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी, अटॉर्नी जनरल भी शायद होंगे और दीगर सेक्टर कमांडर्स भी हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि वो ना आएँ तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ या कोई मतलब गवर्नमेंट जो है उस महाज को संभाले कि इस सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जाए अदालत के सामने, कि अदालत फर्दर अब किसी मामले में ना जाए और फर्दर कोई ऑर्डर ना हो। लेकिन एक चीज़ है कि लास्ट हियरिंग पे जो अहमद फरहाद हैं उनके हवाले से IG इस्लामाबाद ने ये कहा था कि मालम जब्बा के करीब कहीं एरिया में उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है CDR डाटा के मुताबिक, तो उसमें वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, वहाँ पहुँच चुकी है टीम। तो उसके बाद से लेकर ऑनवर्ड अभी तक कोई ख़बर आई नहीं है। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है कि अभी तक ख़बर नहीं आई। कल तक अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि लास्ट टाइम जब अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा था फ्राइडे तक, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि ये फिर स्टेट फेलियर है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, मैं अभी मायूस नहीं हुआ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दें और हम जो है वो उसको ट्रेस कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था बड़ा कैटेगोरिकली कि ये दोबारा से हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो ISI के पास नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा था कि जिसके पास भी हैं, जहाँ पे भी हैं, आप रिकवर करें, अगर नहीं करेंगे तो इसे स्टेट फेलियर होगा। अब ये भी मामला है कि वो अभी तक अहमद फरहाद अभी तक वापस नहीं आए। इस मामले की संगीनी बुनियादी तौर पर उस वक़्त बनी है जब जो पटिशनर की वकील हैं एडवोकेट ईमान मज़ारी और जो पटिशनर ख़ुद हैं, जो वाइफ है अहमद फरहाद की, उन्होंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर लाई
कि हमारे साथ रब्ता हुआ, हमें कुछ जो है वो कहा गया, आप विड्रॉ कर लें, वो वापस आ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये केस हो सकता है स्मूथली चलता रहता, लेकिन इसमें जो संगीनी आई है ये उन रास्तों के बाद आई है। अब कल देखना है फिर उसमें एक और जो चीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल की हेयरिंग बराह रास्त, क्योंकि लास्ट उस पर ऑर्डर में आया है कि मिसिंग पर्सनस की केसेस तो लाइव दिखाए जाएंगे। अब कल का जो हेयरिंग है उसके हवाले से भी मैंने चेक किया है थोड़ी देर पहले भी, तो वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें होगा अभी कि तक क्लियर नहीं है कि वो लाइव हो रहा है कि नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नहीं, उनकी तैयारी तो है किसी न किसी तरह, क्योंकि पहले जब जस्टिस सदर डला थे उस वक्त भी लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था। फिर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जब ये सिस्टम लगा है तो वहाँ पे भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IT डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी हेल्प की है उनकी। तो मतलब ये इनका इशू नहीं है कि वो तो रिसोर्सेज का इशू नहीं है, रिसोर्सेज का इशू नहीं है, वो अगर ऑर्डर हुआ तो वो दिखा देंगे, वो लाइव कर देंगे। हाँ। अस्ताद मलिक साहब, जुडिशरी का मूड आपके सामने है, सेक्टर कमांडर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो क्या होगा? कन्फ्रंटेशन मज़ीद बढ़ेगी, टेम्परेचर ऊपर जाएगा, या आपको लगता है कि शायद ये वो टिपिंग पॉइंट हो जिसके बाद चीज़ें मेल्ट डाउन हो रही हैं? हुकूमत की तो आखिरी उम्मीद होगी चीफ जस्टिस काजी फैसल इस हालात में क्या वो करें। बिल्कुल बात ठीक है कि इस तरह एजेंसीज के सीनियर ऑफिशियल को नहीं बुलाना चाहिए, और लेकिन अगर आप 10 मई का 2023 का वो लेटर पढ़ें जो जस्टिस आमिर फारूक को लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, तो ये बज़ाहिर लगता है कि ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, और उसमें हर जज ने बताया कि जी उनके साथ जो बीत रही है। और तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ जो है वो चीज़ों को रिस्ट्रेन का मुजाहरा तभी होगा कि जो अदालतें हैं वो स्पेस अपनी लेंगी, उनकी स्पेस जब वापस होगी और जजेस पे प्रॉक्सीज कंप्लेंट फाइल नहीं होंगी, उन पे दबाव नहीं होगा, तो फिर अब ये है कि जब जजेस को आप इस हद तक, इस नए तक ले आएँ कि जजेस के जो है वो उनके पास फिर ऑप्शन ही नहीं रहता। लेकिन जजेस हमेशा प्रिवेल करते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, ये हमने देखा है। जब भी बात एस्टैब्लिशमेंट करती है, जजेस से बात करती है, डिक्टेशन नहीं करती देती। इफ्तिखार जोई साहब और मुशर्रफ का मामला देखें, एक इंडिविजुअल आदमी ने प्रिवेल कर गया, मुशर्रफ साहब कमज़ोर हुए, नून लीग को फ़ायदा हुआ। काजी फैसल साहब के मामले में तो बड़ा वाज़ेह है कि काजी साहब के तो आधी जुडिशरी उनके खिलाफ थी, वो उनको निकालना चाह रही थी, लेकिन कुछ जजेस उनके साथ हो गए और वो सपोर्ट कर गए। उन्होंने भी उस वक्त उनका भी बड़ा सख्त रवैया एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से था। फैज़ाबाद धरना के बाद ANF के DG सर्विंग जो है उन यूनिफॉर्म में लोगों को बुलाया था काजी साहब ने अपने केस अपनी बेंच में, सारा कुछ जो भी चीज़ें और जो उनके साथ हुआ, फिर वो गुस्सा, वो सारी, फिर उनकी दादरसी ग्रीवेंस उनकी रिजॉल्व हुई है। तो वो थोड़े, अब ये जो जजेस हैं इनके जो कुछ हुआ है ये, अब इसमें अगर आप कहें कि वो पीछे हटेंगे तो वो तो नहीं होंगे। हुकूमत को कुछ ज़्यादा इकदाम करने होंगे। क्या गारंटी होगी कि उनके आगे से मामला में इंटरफेरेंस नहीं होगी? क्या होगा कि जी वो उन पर कंप्लेंट, कल फिर कोई कंप्लेंट फाइल कोई किसी तरफ से किसी जज की हो जाए, ये नहीं होगी। और ये बड़ा वादे हो कि जी फलां को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, ये नहीं करने देना। तो वो इससे मेरा ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल बन रही है, इसमें एक ही बेनिफिशरी है, वो है PTI, और वो तो चाहेंगे उनके लिए पोलिटिकली तो फ़ायदा है कि अगर जितना इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में क्लैश चले। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि काजी साहब, क्योंकि उन्होंने अपना बता दिया कि मैं तो नहीं, मैं तो जाऊँगा 25 अक्टूबर को, तो अब उनके पास तो नहीं है रोज़गार। और ये जजेस इस वक्त जो हैं मेरा ख्याल है कि ये अगर इसी सूरत हाल में चले तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। हमारे साथ हसनात मलिक साहब, साकिब बशीर साहब, नासिर इकबाल साहब मौजूद थे। आपने आज की गुफ्तगू सुनी। ख़बर ये है कि बज़ाहिर ये तसादुम जो मुझे समझ आई है इन तीनों की ओपिनियन से, वो जल्दी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। और अगर तसादुम बढ़ता रहेगा तो गैर यकीनी रहेगी, और गैर यकीनी रहेगी तो ना सिर्फ मुल्क की मईशत नहीं चलेगी बल्कि PTI भी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।